अगर रानी जी के 4-5 आशिक यहाँ वहाँ गड़े ना मिले तो कोई घंटा मोहब्बत कर रहा है इस शहर में। मेरा पति मुझे मार डालेगा। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं रानी को, जो बारिश में भीगते भीगते पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ बोलती है कि मुझे बचा लीजिए, मेरा पति मुझे मार देगा। इसके बाद हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां रानी अब ज्वालापुर से आगरा शिफ्ट हो गई है, जहां वो ब्यूटी पार्लर चलाकर अकेले रहती है। वहां रानी की मकान मालकिन को हर हफ्ते इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने एक कंपाउंडर अभिमन्यु आता था। एक दिन जब रानी को बहुत जल्दी में ब्यूटी पार्लर जाना था तो वो अपना कुछ सामान वहीं भूल जाती है, तो अभिमन्यु कंपाउंडर उस सामान को लेकर रानी के पीछे पीछे जाने लगता है। रानी कंपाउंडर से वो सामान लेकर वापस काम करने ब्यूटी पार्लर चली जाती है, लेकिन अभिमन्यु वहीं बैठ जाता है रानी से बात करने के लिए। कुछ देर बाद जब रानी फ्री होती है तो वो देखती है कि वो वहीं बैठा हुआ होता है और अब तो बारिश भी होने लगी थी, तो वो अभिमन्यु के पास जाकर पूछती है कि आप मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। इस पर वो डायरेक्ट रानी से पूछ लेता है कि क्या आप मेरे साथ फिल्म देखने चलेंगी। कंफ्यूजन में आकर रानी जी कह देती है, जिसका मतलब वो हाँ समझ लेता है और कहता है ठीक है, फ्राइडे 6 बजे आ जाइएगा। इतने में हमें एक दूसरा आदमी दिखाया जाता है, जिसे देखकर रानी समझ जाती है कि ये उसका प्यार और पति रिशु है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिशु एक नई पहचान के साथ उसी शहर में रह रहा होता है और डेली ट्रैवल एजेंट के चक्कर लगाता है ताकि वो रानी के साथ थाईलैंड में एक नई जिंदगी शुरुआत कर सके। रिशु भी आगरा में ही एक अपाहिज लड़की पूनम के घर में किराए पर रहता था और पूनम भी रिशु से वन साइडेड प्यार करने लगी थी और जब भी रिशु से मिलती तो उससे प्यार की उम्मीद करने लगती थी। रिशु और रानी बड़ी मुश्किल से मिल पाते थे क्योंकि दुनिया की नज़र में रिशु मर चुका था। अगर कोई पुलिस वाला उन्हें साथ में देख लेता तो वो पूरी तरह फंस जाते। और अब फ्राइडे आता है, जहां अभिमन्यु सिनेमा के बाहर रानी का इंतजार करने लगता है, लेकिन उसी शाम रिशु को रानी से अकेले रूम में मिलने का मौका मिलता है और वे लोग काफी दिनों बाद अपनी अपनी आग बुझाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु रानी का इंतजार करता रह जाता है, लेकिन रानी फिल्म देखने नहीं आती। अगले दिन जब अभिमन्यु टमाटर देने के बहाने रानी के पास जाता है तो रानी को याद आता है कि उसे अभिमन्यु के साथ फिल्म देखने जाना था। इस पर रानी उसे सॉरी बोलती है तो अभिमन्यु बोलता है कोई बात नहीं रानी जी, हम अगली फ्राइडे वहाँ फिर से इंतजार कर लेंगे। अगले दिन रानी फिर रिशु से एक सब्जी मार्केट में मिलती है और उसे सारी बात बताती है कि कैसे अभिमन्यु उसका इंतजार कर रहा था। इतने में एक चोर रानी का बैग लेकर भागने लगता है। तब रिशु उस चोर का पीछा करते करते एक पुलिस जीप के सामने आ जाता है, जिसे देखकर चोर और रिशु दोनों यू टर्न ले लेते हैं क्योंकि रिशु भी तो पुलिस से छिप रहा था। तभी उस पुलिस गाड़ी से उतरता है इंस्पेक्टर किशोर, वही ऑफिसर जिसने रानी का केस इन्वेस्टिगेट किया था। रानी जब किशोर को दूर से देखती है तो वो भी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद किशोर रानी के पर्स लौटाने के लिए उसके घर आता है और इंस्पेक्टर किशोर कहता है कि मैंने भी वो कसौली का कहर वाली नॉवल पढ़ ली है रानी जी। ये वही नॉवल होती है जिसकी हेल्प से रानी और रिशु ने नील को मारा था। अब रानी और रिशु फिर से सतर्क हो गए थे क्योंकि पुलिस उनके हर कदम पर नजर रख रही थी। उनका मिलना जुलना यहाँ तक कि बात करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। दोनों फ़ोन पर बात नहीं करते थे। पीसीओ से कॉल करके रिशु रानी को बताता है कि हमें अलर्ट रहना होगा, तुम पैनिक मत करना, हो सकता है कि पुलिस तुम्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन भी बुलाए। अगले दिन वैसा ही होता है, रानी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वहाँ किशोर उससे पूछता है कि कार्तिक वर्मा कौन है जिससे तुम घंटों तक बात करती रहती हो। इतने में पीछे से डीजीआई मृत्युंजय आता है और कहता है कि इस केस को अब वो लीड करेगा और वो रानी को बताता है कि वो नील का सगा चाचा है और वो रानी से कहता है कि बोल देना रिशु को कि उसके मोन्टू चाचा उसे छोड़ेंगे नहीं, और ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस ट्रैवल एजेंट के पास पहुँच जाती है, जिसे देखकर रिशु समझ जाता है कि उसके सारे पैसे बर्बाद हो चुके हैं और उसने उसे जो दिए थे पासपोर्ट के लिए अब उसे वो पासपोर्ट भी नहीं मिलने वाला। फिर पुलिस पूनम के घर पूछताछ के लिए जाती है, जहाँ रिशु रेंट पर रहता था, लेकिन पूनम तो रिशु से प्यार करती थी, इसीलिए वो पुलिस को कुछ नहीं। ये सब जानने के बाद रिशु बहुत घबरा जाता है और रानी से बोलता है कि वो सरेंडर कर देगा, लेकिन रानी बोलती है नहीं, अभी भी शायद एक रास्ता है। रानी कहती है कि वो कंपाउंडर अभिमन्यु से शादी करेगी, जिससे पुलिस का शक कम हो जाएगा और धीरे धीरे ये केस क्लोज हो जाएगा। रिशु के मना करने पर भी रानी अभिमन्यु से शादी कर लेती है, लेकिन एक दिन नशे में रानी के मुंह से रिशु की सारी बात निकल जाती है और अभिमन्यु समझ जाता है कि रिशु अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो रानी से बोलता है कि उसे रिशु से मिलना है। इसके बाद वे तीनों एक मेले में मिलते हैं। वो रिशु से कहता है कि वो रानी से बहुत प्यार करता है, लेकिन रानी की खुशी के लिए वो इन दोनों की हेल्प करेगा और उन्हें भगाने के लिए पासपोर्ट का इंतजाम भी करके देगा। रानी और रिशु उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन रिशु को कहीं न कहीं अभिमन्यु पर शक होता है कि कहीं वो उसे डबल क्रॉस ना कर दे।
इसके बाद रिसु अभिमन्यु की क्लिनिक में छुप छुप कर रहने लगता है। वो उसे क्लिनिक में छोड़कर रानी के पास चला जाता है। अभिमन्यु रानी से कहता है कि कुछ दिन बाद आप इंडिया से चली जाएंगी तो क्या आखिरी बार आप मेरे साथ फिल्म देखने चलेंगी, जिस पर रानी मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिसु का पीछा करते करते पूनम क्लिनिक में पहुंच जाती है और उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि वो उसके साथ चले, नहीं तो वो पुलिस को सब बात सच बता देगी। रिसु पूनम से कहता है कि वो उसे 3 महीने का टाइम दे दे, उसके बाद वो उसके साथ रहेगा। ये सुन के वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक और आदमी वहां आता है जिसे रिसु नहीं जानता था। वो कौन होता है मूवी में आगे पता चलेगा। थोड़ी देर बाद वहां रिसु के लिए खाना लेके अभिमन्यु आता है और वहां चप्पल के निशान देखकर पूछता है कि यहाँ कोई आया था, जिस पर रिसु मना कर देता है। तब अभिमन्यु कहता है कि वो इंसान लल्लन था जो उसे काफ़ी टाइम से ब्लैकमेल कर रहा है और टाइम टू टाइम पैसा लेने के लिए यहाँ आता रहता है। तब अभिमन्यु रिवील करता है कि उसने लल्लन से एक जहरीला सांप मंगवाया था और अपने चाचा के साथ पूरी फैमिली को डसवा कर मार दिया था, क्योंकि उसके चाचा ने धोखे से उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली थी। ये सब सुनकर रिसु को लगता है कि ये कहीं रानी को भी नुकसान ना पहुंचा दे, जिससे दोनों में काफ़ी लड़ाई होने लगती है और अभिमन्यु उसे लॉक करके वहां से रानी के साथ घूमने चला जाता है। घर लौटकर अभिमन्यु कबर्ड खोल के रानी को दिखाता है जिसमें दिनेश पंडित की सारी किताबें रखी होती है, जिससे लगता है कि वो भी दिनेश पंडित का फैन था और उसी किताब की मदद से उसने सांप का आइडिया लिया था। अब यहाँ से मूवी कट होके स्टार्टिंग वाले सीन पर पहुँचती है, जहाँ रानी भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुँचती है और कहती है कि उसका पति यानी अभिमन्यु उसे मार देगा। तब इंस्पेक्टर कहता है कि तुम तो यहाँ सेफ हो तो वो किसे मार देगा। तब रानी बोलती है कि वो रिसु को मार देगा। तब इंस्पेक्टर कहता है कि चलो मैडम ने सच कबूल कर ही लिया, चलो कम से कम केस तो सॉल्व होने वाला। अब कुछ पुलिस वाले अभिमन्यु के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें ना रिसु मिलता है ना अभिमन्यु। इतने में पुलिस को कॉल आता है कि आगरा में 2 लोगों की लाश मिली है। तो पुलिस को लगता है कि वो शायद अभिमन्यु और रिसु ही होंगे। तो पुलिस रानी को लेके वहां पहुंच जाती है, जिससे पता चलता है कि वो बॉडी पूनम और अभिमन्यु की थी और रिसु बच के निकल गया था। इसके जवाब में पुलिस वाले अब रानी को इतना मारते हैं कि पूरे मीडिया में खबर फैल जाती है और पुलिस का प्लान भी यही था कि रानी को पीटता देखकर रिसु जरूर सामने आएगा और होता ही ऐसा ही है। पुलिस के प्लान के मुताबिक रिसु सामने आता है, लेकिन वो एक वीडियो बनाकर कहता है कि आज से ठीक 3 दिन के बाद वो सरेंडर करेगा, लेकिन वो उसे रानी से एक बार मिलने देंगे तब, जिसमें पुलिस मान जाती है क्योंकि उन्हें पता था नीचे पानी में मगरमच्छ है तो वो यमुना में कूदने की भूल तो बिल्कुल नहीं करेंगे। 3 दिन बाद रिसु ठीक 8 बजे ब्रिज पर होता है और पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। फिर पुलिस रानी को रिसु के पास भेज देती है। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर बिना इंस्ट्रक्शन के रानी और रिसु की तरफ बढ़ने लगता है। इंस्पेक्टर के मना करने पर भी वो नहीं रुकता। तब हमें पता चलता है कि वो ऑफिसर अभिमन्यु होता है। इसे देखकर पुलिस शॉक हो जाती है कि अगर अभिमन्यु यहाँ है तो वो लाश किसकी थी। इतने में अभिमन्यु रिसु पर गन तान देता है, जिससे दोनों में लड़ाई होने लगती है और देखते ही देखते रिसु, रानी और अभिमन्यु तीनों पानी में गिर जाते हैं। ये सब होने के बाद इंस्पेक्टर एक मीटिंग बुलाता है और कहता है कि कैसे तीनों ने पूरे पुलिस फोर्स को बेवकूफ़ बनाया और वो दोनों लाश हमें कंफ्यूज करने के लिए वहाँ रखी गई थी, जिसमें एक पूनम की थी और एक लल्लन की। यानी शुरू से ही तीनों की मिली भगत थी, क्योंकि तीनों को किसी न किसी हाल में पुलिस से बचना था। रेलवे ब्रिज से कूदकर तीनों मगरमच्छ से कैसे बच गए, ये अभी भी पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई थी। फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां रानी और अभिमन्यु हिमाचल के एक गांव में रहते हैं, जहां फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। रानी को अभी भी लगता है कि रिसु को मगरमच्छ खा गए होंगे, लेकिन हकीकत में रानी को पाने के लिए अभिमन्यु ने रिसु को धोखा दिया था। फिर हम देखते हैं कि मूवी ट्विस्ट लेती है जब एक दिन रानी को रिसु का एक कोड में मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और वहाँ मिलकर रिसु रानी को सब बात डिटेल में बता देता है कि कैसे अभिमन्यु ने उसे धोखा दिया। फिर रानी एक और प्लान बनाती है और इंस्पेक्टर को एक लोकेशन पर बुला लेती है जहाँ उसने अभिमन्यु को भी बुलाया था, जहाँ एक तरफ पुलिस थी, दूसरी तरफ अभिमन्यु और रानी के पीछे एक बड़ी सी खाई थी जो नदी में मिलती है। रानी अभिमन्यु से कहती है कि तुम मुझे कभी
भी नहीं पा सकते। इतना कह के वो खाई में कूद जाती है। इसके बाद पुलिस अभिमन्यु को अरेस्ट कर लेती है और जब वो पानी से बाहर निकलती है तो वो एक जुलूस में मिल जाती है जहाँ रिशु भी होता है और दोनों लवर फाइनली मिल जाते हैं, जो इन लोगों की एक सोची समझी प्लानिंग थी। मूवी के एंड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि अभिमन्यु के पास दिनेश पंडित की इतनी सारी किताबें इसलिए होती हैं क्योंकि दिनेश पंडित उसके पिता थे और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मूवी रिलेटेड कोई वीडियो मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगली वीडियो।